गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो वीडियो मैं आप सबों के लिए प्रोवाइड कर रहा था उसका अगला वीडियो लेकर आया हूं। ये क्लास 6 के हिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 के हिस्ट्री का 9वां चैप्टर। और इस 9वें चैप्टर का नाम है ग्रामीण एवं शहरी जीवन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास में किस प्रकार से लोगों का ग्रामीण जीवन बीत रहा था और किस प्रकार से लोगों का शहरी जीवन बीत रहा था। इस पूरे चैप्टर का शुरुआत यहाँ से सवाल से होता है। आतिफ जो है अपने गांव में आता है। गर्मी की छुट्टी में आतिफ अपने गांव आता है और उसे साप्ताहिक बाजार में तरह तरह की सब्जी मिलती है, तरह तरह के फल फूल और अन्य संसाधनों को या फिर अन्य सामानों की बहुत सारी दुकानें, खूब आनंद आ रहा था उसे देख करके। उसने अपने दोस्त साजिद से कहा कि शहर में एक ऐसी जगह है जहां एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाती है। क्या गांव या अन्य जगहों पर ऐसा कोई जगह है जहां पर एक ही जगह पर सब्जी, फल या अन्य सामान मिल जाता है? या फिर क्या पुराने समय में भी कोई एक ऐसा स्थान था जहां पर सब एक ही जगह मिल जाता होगा? या पुराने समय में लोग खाने पीने की चीजों का व्यवस्था किस प्रकार से करते थे? यही सारे सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे, समझेंगे कृषि की गहनता के बारे में, किस प्रकार से कृषि जो है वो गहन होते जा रहा था। धीरे धीरे सिंचाई का विस्तार हो रहा था, तो सिंचाई के विस्तार किस प्रकार से कृषि की गहनता में मदद कर रहा था। गांव में रहने वाले जो लोग थे, गांव में रहने वाले जो निवासी थे, वो किस प्रकार से रहते थे गांव में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांव जो है यानी जो विलेज है वो धीरे धीरे शहरों में किस प्रकार से बदलने लगा था। और गांव से क्या तात्पर्य है? गांव एक ऐसा स्थान होता है जहां पर लगभग सभी लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जबकि जो हमारा शहर होता है वहां पर न केवल प्राथमिक क्रियाएं बल्कि द्वितीय क्रियाओं में भी लोग लगे हुए रहते हैं। ज्यादातर लोग द्वितीय क्रिया में लगे हुए रहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि शहरों में किस प्रकार से और ज़्यादा विकास होने लगा था। फिर सिक्कों का क्या इतिहास है, कैसे हमें इससे और ज़्यादा जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। फिर कुछ प्रमुख नगरों के बारे में बात करेंगे और उन कुछ प्रमुख नगरों में एक नगर है बेरी गाजा, जहाँ पर प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था इतिहास का। और ये बंदरगाह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बाद एक और जगह देखेंगे, वो है अरिकामेड्डू सूक्ष्म निरीक्षण। तो इसे भी देखेंगे कि ये अरिकामेड्डू कहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पर चैप्टर खत्म होगा। तो आइए एक एक करके पूरी चीज़ों को समझते हैं और इतिहास के इस भाग को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम अपने पास जो आसपास लोहे से बने हुए वस्तुओं को देखते हैं, लोहे से बने हुए औजारों को देखते हैं, जिनका उपयोग हम अनेक कार्यों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। कई ऐसे औजार हैं जो कृषि कार्यों में लगता है, कई ऐसे औजार हैं जो भवन निर्माण के कार्य में लगता है। कृषि में बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे औजार हैं जो लोहे से बने हुए हैं। यहाँ तक कि भवन निर्माण कार्य में भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम लोग लोहे से बनी हुई वस्तुओं से करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनके बिना बहुत सारा ऐसा कार्य है जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में क्रांति ला दिया। तो आज से 1400 साल पहले ईसा पूर्व में क्या हुआ था? लोहे की खोज हुई थी। और लोहा का खोज कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था एशिया माइनर में। अब आपको मैप में दिखाते हैं कि एशिया माइनर कहाँ पर है। ये जो मैप आपको दिख रहा है इसमें एशिया का मैप दिख रहा है और एशिया के अलावा भी अन्य जगह दिख रहा है, लेकिन इसमें ये जो सर्कल वाला एरिया है इसी एरिया को हम एशिया माइनर कहते हैं। और यहाँ पर ही 1400 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी, जिसमें वर्तमान में तुर्की वगैरह का जो देश है वो सारे एरिया आ जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे की खोज कहाँ पर हुई थी। धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में भी लोहे का प्रयोग होने लगा था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से 1100 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 100 ईसा पूर्व से हो रहा है, समाप्त कीजिए 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है। यानी लगभग लोहे की खोज होने के 400 साल बाद एशिया जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी भारत का जो एरिया है वहाँ पर लोहे का उपयोग होने लगा था। अब भारत में जब लोहे का उपयोग होने लगा तो लोहे का प्रयोग हम लोग हल का फॉल बनाने के लिए करते हैं। लोहे के फॉल बनने से क्या हुआ? खेतों की जुताई करना अधिक जो है आसान होने लगा और अधिक से अधिक जुताई होने लगा, जिससे पैदावार क्या होने लगी थी? बढ़ने लगी थी। और इस पैदावार के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ चुके थे किस प्रकार से लोहे की खोज ने इसको बढ़ाया था। मुख्य रूप से लोहे की खोज से कृषि में गहनता आ गई, कृषि का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया था और कृषि का विस्तार होने लगा था, पैदावार बढ़ने लगा। पैदावार बढ़ने से लोगों की आमदनी भी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। तो पहला तो कारण है
लोहे की खोज। दूसरा क्या कारण है? सिंचाई। सिंचाई के चलते भी कृषि में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। कृषि की पैदावार में वृद्धि से लोग एक जगह अस्थायी रूप से बसने लगे। ठीक है, तो अब एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरूरत नहीं था, लोग केवल एक ही जगह पर अस्थायी रूप से बसने लगे क्योंकि कृषि की पैदावार बढ़ चुकी थी। और कृषि की पैदावार बढ़ने से लोगों को खाने की तलाश में इधर से उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग एक ही जगह पर रहकर अपने सभी ज़रूरत भोजन को कर सकते थे। अब चूंकि एक ही गांव एक ही जगह पर रहने लगे तो धीरे धीरे वो गांव का रूप लेने लगा और इस प्रकार से गांव का निर्माण हो गया। राजा और उसके राज्य के लिए भी गांव जो है महत्वपूर्ण होते थे। राजा और उनके जो राज्य है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा गांव बसेंगे, राजा को उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा और उनके पास सेना का भी वृद्धि होगा। इसलिए कृषि गांव बसाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। राजा किसानों से कुल उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में लेता था। यही वहां पर लिखा हुआ है कि गांव के लोगों से टैक्स लिया जाता था। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। जितना भी आप उपज उपजाएंगे उसका कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अतः इससे राजा के राजस्व में यानी कि राजा का धन में भी क्या होने लगा था? वृद्धि होने लगा था। कृषि की विकास जरूरी था। राजा अपने धन में वृद्धि करना चाहता था तो उसे कृषि का और ज़्यादा विकास करना था। तो कृषि का विकास करने के लिए राजकीय स्तर पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाने लगा, कुओं का निर्माण किया जाने लगा, तालाबों का निर्माण करवाया जाने लगा और बड़े बड़े जलाशय मतलब तालाब वगैरह जो बड़ा होना चाहिए, तालाब से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उन सभी का निर्माण करवाया जाने लगा। और इन सब का मुख्य लक्ष्य क्या था? पानी की उपलब्धता। अगर पानी की उपलब्धता होगी तो प्रायः हर समय में कृषि किया जा सकता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को फसलों के तौर पर उगाया जा सकता है। इन संसाधनों के प्रयोग होने से पैदावार यानी कि फसल की जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होने लगी और ग्राम यानी गांव जो था वो धीरे धीरे समृद्ध का मतलब अमीर होने लगा और वहां पर सभी संसाधनों की भरमार होने लगी। अब देखिए गांव के निवासी के बारे में बात करते हैं कि गांव में आखिरकार कौन कौन लोग रहा करते थे। क्या गांव में केवल खेती करने वाले किसान रहा करते थे? केवल वहां पर कृषक रहा करते थे? बोलेंगे नहीं, गांव में केवल कृषक नहीं, कृषक के अलावा वहां पर कुम्हार रहा करते थे, बढ़ई रहा करते थे, लोहार, बुनकर, शिल्पकार, ये सभी भी साथ साथ रहने लगे जिससे गांव में आवश्यकता की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने लगी। कुम्हार क्या करता था? मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे तो मिट्टी के बर्तनों की जरूरत कुम्हार पूरा कर देते थे। लकड़ी के औजार चाहे हल हो, ज्वाट हो या कुर्सी, टेबुल, चौकी, कोई भी वस्तु जो लकड़ी से बनाई जा सकती हो उन सभी को बढ़ई जो है तैयार कर देते थे। लोहे से बनने वाले उपकरण चाहे हल हो, फॉल हो या फिर कुदाल, अन्य सभी खुरपी वगैरह जो लोहे से बनाए जा सकते हैं, हल, भाला, तलवार जो उस समय जरूरी था युद्ध के लिए, वह सभी लोहार मुहैया करा देते थे। बुनकर कपड़ों को बुनता था और शिल्पकार इमारत वगैरह बनाते थे और उसमें नक्काशी वगैरह करते थे। तो इस प्रकार से सभी जरूरत की चीज़ें अब केवल गांव में मिल जाता था, वह भी बहुत ही आसानी से। उत्तर भारत की अगर बात करें या फिर दक्षिण भारत की बात करें तो गाँव में 3 तरह के लोग रहा करते थे। एक जो थे उसे हम बड़े किसान कहते थे, दूसरा जो था वो छोटे किसान और तीसरे को भूमिहीन कर्मकार कहा जाता था। तो 3 तरह के लोग रहा करते थे। अब उत्तर भारत की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर पहले तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। बड़े किसान तो आप जान ही रहे हैं और छोटे किसान। बड़े किसान के पास अत्यधिक जमीन होगी, पैदावार इसके पास अत्यधिक होगा। जो छोटे किसान है इसके पास कम भूमि होगा, इसका पैदावार भी कम होगा। भूमिहीन कर्मकार कौन है? जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, वो केवल काम करके श्रमिक का काम करता हो या कोई अन्य कार्य करके वो क्या कर रहा होगा? अपना जीवन चला रहा होगा। आइए उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत के गांव जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी वहाँ गांव का प्रधान होता था। तो ये हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत का। तो ये भारत का मैप है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये लकीर खींच दिया तो ऊपर वाला इलाका क्या हो गया? उत्तर भारत, और नीचे वाला इलाका क्या हो गया? ये हो गया दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत के लोग जो थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, यानी कि जो बहुत अधिक ज़मीन वाले व्यक्ति होते थे जिसे हम बड़े किसान कह सकते थे, तो जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था उसे ही गांव का प्रधान कहा जाता था। वह गांव का प्रधान होता था, वह ग्राम भोजक भी कहलाता था। तो जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था वही प्रधान था और इसी प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक कर भी वसूल करते थे, यानी ग्राम भोजक जो होते थे वो टैक्स वगैरह वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। ये कभी कभी न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। न्याय का मतलब क्या हो गया? न्याय मतलब जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर किसी के बीच में जैसे अनबन हो गई जमीन को लेकर, धन संपत्ति को लेकर या किसी अन्य कार्यों को लेकर, तो लोग क्या करते थे? न्याय का कार्य करते थे।
इसके बाद पुलिस का जो भी काम होता है, जैसे प्रशासन को संभालना वगैरह, तो उस समय तो पुलिस थी नहीं, तो पुलिस का जो भी काम अभी वर्तमान में होता है वह सारे कार्य कौन करते थे, यही प्रधान के हाथों में होता था। यह पद अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एक बार प्रधान बन गया उसके आने वाले पुत्र प्रधान बनेंगे, फिर उसके आने वाले पुत्र प्रधान बनेंगे, इसे ही अनुवांशिक कहते हैं। इनकी जमीन पर मजदूर और दास काम करते थे। जो मजदूर है जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, और जो दास, उस समय एक कैटेगरी हुआ करता था उसे दास कहा करते थे, और ये सभी मिलकर उनके खेत में काम करते थे। जो छोटे किसान होते थे, गृहपति, छोटे किसान को गृहपति कहा जाता था। जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी वह दूसरे के जमीन पर काम करते थे। यह मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे। तो जो छोटे बिल्कुल भी छोटे कैटेगरी के किसान है जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था गृहपति। और गृहपति क्या कौन है, यही है गृहपति ही दास है, और गृहपति ही क्या है, कर्मकार है, जो बड़े जमींदारों के जमीन में कार्य कर रहे हैं और उनके बदले में उसको तनख्वाह मिलता होगा, या तो अनाज के उपज का कुछ हिस्सा उनको मिलता होगा। तमिल की क्षेत्र की बात करें, यानी दक्षिण में तमिलनाडु वगैरह, यहाँ पर बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता था। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, याद रखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप उत्तर भारत में आइएगा तो उत्तर भारत में जो बड़े किसान है उसे कहा जाता है प्रधान, और इसी को भोजक कहा जाता था, भोजक, याद रखिएगा। उत्तर भारत में या तो प्रधान कहा जा रहा है या तो भोजक कहा जा रहा है। लेकिन आप तमिल में आइएगा जो दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां पर बड़े किसानों को कहा जाता था वेल्लल, ठीक है, वेल्लला लिखा हुआ है, ओके, इसे हम लोग वेल्लला पढ़ेंगे। तो बड़े किसानों को वेल्लला कहा जाता था। इनके पास गांव के अधिकतर भूमि थी, यानी जितने भी गांव है उसका ज़्यादातर भूमि इसी वेल्लला के पास है। उन्हीं से किसान वर्ग बना था, उन्हीं से जितने भी किसान वर्ग था वो बना था। वेल्ललाओं को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, यानी जो ये वेल्ललाओं हैं जितना अधिकार शासकों के पास प्राप्त है, शासकों के समान अधिकार प्राप्त होने का मतलब यह हुआ कि जो उस समय शासक थे, यानी राजा के परिवार या राजा के सदस्यगण के पास जो अधिकार है उतना ही राजनीतिक अधिकार इसके पास भी है। साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था। ये हलवाहों क्या होता है, देखिए, हल चलाने वालों को हलवाहों कहा जाता था और इसे ही उनवार कहा जाता था। जो भूमिहीन है, यानी कि जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर है, चूंकि जमीन नहीं है तो वो किसान तो हो नहीं सकता है, वो मजदूर होगा, तो जो भूमिहीन मजदूर है उसे कैडेसियर कहा जाता था, कैडेसियर। और ये जो कैडेसियर है इनकी स्थिति बिल्कुल खराब थी, इनको उतना ज़्यादा जो अधिकार नहीं था और इनकी स्थिति समाज में बिल्कुल खराब थी, मतलब गुलामों की तरह इनको जीना पड़ता था। किनको, ये जो कैडेसियर है, ये जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, इनकी स्थिति कैसी है, इनकी स्थिति बिल्कुल गुलामों की तरह है। जिस तरह से गुलामों को रखा जाता था वैसे ही इनकी स्थिति थी। पेरियार लोग भी खेतिहार मजदूर थे। पेरियार भी एक तरह का खेतिहार मजदूर था, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे, यानी ये पशुओं की खाल को निकालते थे, उससे बनने वाली वस्तुओं को बनाते होंगे, यानी कि ये चर्म का काम करते थे। चर्म का मतलब होता है चमड़ा का कार्य करते थे, और इन्हें पेरियार कहा जाता था। फिर आता है पुलेयन लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। तो रस्सी, चारपाई जानते हैं, खटिया जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। तो जो रस्सी की चारपाई होती थी उसे बनाने के लिए जो लोग होते उसे पुलेयन कहा जाता था। तो उस समय में अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, और यहाँ पर वही सारी चीजें लिखा गया है। गाँव में कौन कौन से लोग रहते थे और क्या वो कार्य करते थे। अब यहाँ पर एक सवाल लिखा गया कि वेल्लला कृषि कार्य के अलावे अन्य कौन से कार्य करते थे। तो वेल्लला जो है कृषि कार्य के अलावा कृषकों से या फिर वहां पे रहने वाले आसपास के लोगों से कर भी इकट्ठा किया करते थे। अब हम समझ लिए गांव की स्थिति कैसी थी, गांव में किस प्रकार के लोग रहा करते थे, गांव का समाज कैसा था। कुछ लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, कुछ लोगों को कम महत्व दिया जाता था। जो राजा के व्यक्ति होते थे उन्हें ज़्यादा अधिकार था, और जो प्रधान होता था उसका पावर थोड़ा ज़्यादा था, और हो सकता था कि इतिहास में वो ज़्यादा मनमानी करते होंगे। अब जरा देखें, ग्रामीण इलाका के बाद शहरी इलाकों में आते हैं। शहरी इलाकों का किस तरह से लोग रहा करते थे और इनका विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे एक ग्रामीण इलाका शहरी इलाका में बदल गया। देखिए, लोहे का प्रयोग होने लगा, और लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो था लाभ यह हुआ कि नदी घाटियों से दूर भी बस्तियां स्थापित होने लगी। यानी जो क्षेत्र पहले नदियों के पास ही हुआ करता था, क्योंकि नदियों के पास नरम मिट्टी होती है, पानी का स्रोत बहुत आसानी से मिल जाता है, बट अब चूंकि लोहे का प्रयोग आ चुका है तो लोहे से आसानी से कहीं भी गड्ढा किया जा सकता है और खेती कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि अब हार्ड जो मिट्टी है उसे भी कोड़ा जा सकता है। तो लोग अब नदियों से दूर भी अपने घर बनाने लगे, तो इस प्रकार से बस्तियां जो है नदियों से दूर भी बसने लगे।
इन शहरों की संख्या भी कांस्य युगीन शहरों से ज़्यादा हुई। जो कांस्य युगीन शहर थे, जिस समय कांसा का प्रयोग हो रहा था, उस समय के युग को हम कांस्य युगीन कहते हैं। लेकिन अब कांस्य युगीन शहर से भी ज़्यादा शहरों का विकास होने लगा, निरंतर विकास होता था। यात्रा विवरण, कहानियाँ, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व वस्तुओं के माध्यम से हम विभिन्न शहरों की बनावट तथा वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में जानते हैं। तो शहर के लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? यात्रा विवरण, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उस समय कहीं घूमता होगा तो वो अपनी डायरी में कुछ चीज़ें लिखता होगा, तो उन यात्रा विवरण से हमें अलग अलग बातें इतिहास की पता चलती है। कुछ पुरानी कहानियों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। मूर्ति कला, उस समय कुछ मूर्तियां बना होगा और उन मूर्तियों को देख करके हम बता देते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार से रहते होंगे। इन सभी चीज़ों की मदद से हमें यह पता चलता है कि वो क्षेत्र शहरी है या ग्रामीण क्षेत्र है। प्राचीन नगरों की मूर्ति कलाएं हमें आज भी आकर्षित करती है। आकर्षित करने का मतलब इतना सुंदर बना हुआ है कि आज भी हम लोग मन मोह लेते हैं। मूर्तिकार कलात्मक ढंग से मूर्तियां उकेरते थे। कलात्मक ढंग से मतलब अपनी कला भी दिखाते थे। कला दिखाने का मतलब क्या होता था? हर मूर्ति को एक विशेष रंग रूप देते थे। जैसे आज हम झारखंड में देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया गया है झारखंड। तो अगर आप झारखंड में आइएगा, मल्हार यानी कि यायावार और बंजारा एक ऐसी जाति है जो मिट्टी से अनेक प्रकार की मूर्तियों को ढांचा में ढालकर आग से पका देते हैं और उन्हें बेचकर अपनी जीविका को चलाते हैं। तो जिस प्रकार से झारखंड में अभी भी एक जाति है जिसको मल्हार जाति कहते हैं, यानी कि यायावार या तो बंजारा, ये लोग क्या करते हैं, अभी भी मिट्टी के मूर्तियां बनाते हैं और मिट्टी की मूर्तियों को अच्छी से पकाते हैं और फिर उन्हें बेच करके अपना जीवन जी रहे हैं, यानी कि अपनी जीविका को चला रहे हैं। प्राचीन नगरों की अगर इमारतें देखेंगे तो सुंदर और मनमोहक होती थी। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई खुदाई के द्वारा पता चलता है। अवशेषों की खुदाई के द्वारा दिल्ली में वलय कूप प्राप्त हुआ। वलय कूप, ओके, वलय कूप क्या होता है? इसका फोटो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मिला है वलय कूप। ओके, तो आप अनुमान लगाइए, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। इसे नाम दिया गया है वलय कूप, यानी कि रिंग गोल जैसा आकृति कुछ मिला है। अब आपको खुद अनुमान लगाना है कि आखिरकार इनका किस प्रयोग में जो है उपयोग में लाया जाता होगा, किसके लिए इसे बनाया गया होगा। कहता है जिसकी आकृति आज के रिंग कुआं जैसी है, यानी कि आज जिस प्रकार से रिंग कुआं होता है उसके जैसा ये दिख रहा है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार वलय कूप का उपयोग गुल सखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। तो उस समय अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इसका उपयोग कूड़ेदान के रूप में किया जाता होगा। तो इनका प्रयोग कूड़ेदान में किया जाता होगा। अब देखिए यहाँ पर आम घरों के अवशेष। आम घरों के अवशेष का मतलब होता है, देखिए, राजा महाराजा का घर और इसके अलावा जो प्रजा के घर है उसे हम बोलेंगे आम लोगों का घर। ठीक है, तो जो जन सामान्य के घर है, यानी कि राजा को छोड़ करके जो प्रजा का घर है, उनके अवशेष मिले ही नहीं। अब अगर प्रजा का घर नहीं था तो राजा अकेले थोड़े रहता होगा। तो इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये हुआ कि जो जन सामान्य का घर है, जो गरीब आदमी का घर है, वो लकड़ी का घर बना होगा, या तो मिट्टी का घर बना होगा, या तो कच्ची ईंटों का बना होगा, या तो छप्पर से बना होगा। इसके कारण क्या होगा, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और इसीलिए हमें कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। जबकि अभी भी जो राजा महाराजा के घर के जो है साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि वो पक्की हुई ईंटों का बना होगा और साथ ही साथ उसे मजबूती से ज़्यादा बड़ा बनाया होगा। प्राचीन शहरों की अगर हम बात करें तो जानकारी से हमें नाविकों और व्यापारियों के यात्रा के विवरणों से पता चलता है। यानी कि उस समय जो नाव चलाने वाले लोग थे, नाविक, ठीक है, जैसे कि एक नाम बताते हैं आपको, वास्को डी गामा, जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं को खरीदते थे और बेचते थे। तो ये लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जहाँ भी जाते थे उनके बारे में वो लिखते थे कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, राजा कैसा था, लोगों का व्यवहार कैसा था, टैक्स कैसे लिया जाता था, किसान कैसे था, मजदूर कैसा था, उनके बारे में वो विवरण लिख के लाते थे, अपने डायरी में लिखते थे। और इन्हीं विवरण से हमें प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी पता चलता है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक देश से दूसरे देश से जाते थे। जब लोग व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर सिक्कों से भी परिचित होगा, तभी तो व्यापार होता होगा। बिना पैसों का व्यापार संभव ही नहीं है। तो आइए देखते हैं सिक्के किस प्रकार से चलते थे। सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होता है। जैसे सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन, मान लेते हैं कि आपके पास 25,000 सोने के सिक्के हैं और मेरे पास 1,000 सोने के सिक्के हैं,
तो इस मुकाबले में आप हमसे कहीं ज़्यादा जो है संपत्तिधारी लोग हैं, यानी कि आप हमसे कहीं ज़्यादा अधिक अमीर होंगे और मैं आपके मुकाबले में कम अमीर होऊंगा। तो ये हमें पता चलता है किससे? ये पता चलता है सिक्कों से। तो जहाँ पर सिक्के अधिक मिले हैं वहाँ पर राजा रहता होगा और जहाँ पर सिक्के कम मिले हैं वहाँ पर प्रजा रहता होगा। तभी तो प्रजा के पास कम सिक्के मिले हैं जबकि राजा के घर के आसपास अधिक सिक्के मिले हैं। सैंधव मुहरों, सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरे अधिकांश सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी जो है पत्थर है, ठीक है। सेप स्टोन लिखा है, सॉप स्टोन लिखा है, तो STON स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पर सेलखड़ी जो है एक प्रकार का पत्थर है। लिखा है कांचली मिट्टी, फायोन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं फायोन्स। तो ये एक तरह का मिट्टी है। या तो गोमदे, चार्टर पत्थर तथा मिट्टी की बने हुए मुहरे भी मिली है। तो अलग अलग प्रकार के मुहर मिला है। मुहर कुछ नहीं है जैसे आज हम लोग मुहर यूज करते हैं, वैसा ही कुछ मुहर था, लेकिन वो पत्थरों से या कोई अन्य वस्तुओं से बना था। देसलपुर से तांबे की बनी मुहर मिली है। तो देखिए सिंधु सभ्यता से कैसा मिला है? मिट्टी का मिला है, पत्थर का मिला है। और अगर देसलपुर में जाते हैं तो वहां पर कैसा मुहर मिला है? तांबे का मुहर मिला है। आहत सिक्के को प्राचीनतम सिक्का समझा जाता है। आहत क्या होता है? वही चोट देकर बनाए गए सिक्के को आहत सिक्का कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता बल्कि लोहा का टुकड़ा होता है और लोहे के टुकड़े पर मोहर का छाप रखा जाता है और उसमें एक हथौड़ी मार करके उसे तैयार किया जाता है। इस तरह के सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। ये सिक्के सोने या चांदी के बने होते हैं। सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों की आहत बनाया जाता है। आहत का मतलब चोट देकर बनाया जाता है और इस तरह से कुछ बनता है। जैसे अगर आप कभी सुनार का दुकान घूमिएगा तो वहाँ पर देखिएगा सुनार किसी भी आकृति को उखाड़ने के लिए वो जो सोना होता है या चांदी होता है उस पर कई चोट यानी कई बार प्रहार करते हैं और फिर जाकर के उसे तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के बनी हुई आकृति को आहत बनी हुई आकृति कहते हैं। तो सिक्कों पर उस समय आहत किया जाता होगा और वैसे ही सिक्के बनते हैं। अब आपको सिक्कों से पता चल गया कि कैसे लोगों के बारे में पता चलता है। जहाँ पर सिक्के अधिक है, अगर सोने के सिक्के अधिक है तो ज़्यादा अमीर होंगे और चांदी के सिक्के अधिक है तो कम अमीर होंगे मुकाबले सोने के सिक्के में। अब जरा देखते हैं नगरों के बारे में। नगर किस प्रकार से होता था? तो नगर जो है वहाँ पर अनेक गतिविधियों के केंद्र होता था। अनेक गतिविधियों का केंद्र का मतलब वहाँ पर एक कार्य नहीं बल्कि कई अनेक कार्य होते होंगे। पुराने नगरों की बात करें तो उसमें आ जाता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। भगवानापुरा हरियाणा में है। रोजदी गुजरात में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे पुराने और महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं। प्राचीन नगर अगर बात करें जो मथुरा, ये कृष्ण भगवान के जन्म स्थली है। मेगास्थनीज ने अपने लेखों में मथुरा नगर को एक महान नगर लिखा है। तो मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज कोई नहीं है बल्कि ये एक घूमने वाले व्यक्ति हैं, समझ में आ रहा है। और मेगास्थनीज जो था ये भ्रमक है, भ्रमक याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मेगास्थनीज जब मौर्यकालीन वंश में आया था तो ये क्या बन गया था? देवदूत बन गया था, दूत बन गया था, ठीक है। दूत आप याद रखिएगा, दूत, ठीक है। ये कौन था? दूत। तो दूत बनकर यहीं आया था, यहीं रहने लगा था और ये घूम घूम करके सारी चीज़ें लिखता था, भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखता था। तो इन्होंने मथुरा के बारे में लिखा कि मथुरा जो है ये महान नगर है। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाण शासक जो थे उनकी दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं और मथुरा का संबंध हिंदू धर्म से है। तो आपको हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर आते जाते दिख जाएंगे। यहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनती थी मतलब यहाँ पर मूर्ति बनाए जाते थे। इस नगर में सुनार रहा करते थे, लोहार रहा करते थे, बुनकर रहा करते थे, टोकरी बनाने वाले लोग भी रहा करते थे। व्यापारी जो थे वो पूरी तरह से नगर में ही रहते थे क्योंकि व्यापारी को कई चीज़ों को खरीदना और बेचना पड़ता था। तो गांव में ज़्यादा चीज़ें खरीदी नहीं जाती है, ज़्यादातर चीज़ों को बेचा जाता है क्योंकि उस समय गांव में केवल उत्पादन होता था। तो गांव की अगर बात करें गेहूँ, धान, बाकी फसलों को उपजाया जाता था और वो उसको बेचते थे। और व्यापारी गांव से खरीद करके उसे शहरों में ला करके यानी नगरों में ला करके बेचते होंगे, इसलिए जो व्यापारी थे वो ज़्यादातर तक गाँव में ही यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। मथुरा के लोग दूर दूर में जाकर व्यापार करते थे। हर्षवर्धन के शासन काल में भी मथुरा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा यानी बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के शासन केंद्र में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? वो था मथुरा था। कुषाण शासक एक नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया था जिसका उल्लेख कलहन के राज तरंगिनी से मिलता है। तो कलहन एक व्यक्ति का नाम है। इनके द्वारा किताब राज तरंगिनी, इनसे पता चलता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने जो कश्मीर है उस पर विजय प्राप्त कर लिया था यानी जीत लिया था। यहाँ पर कनिष्क ने
कनिष्कपुरम नाम का एक नगर भी बसाया था। तो ये दूसरा एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है जिसके बारे में लिखा गया है। अब दो बहुत बड़े क्षेत्र के बारे में लिखा गया है, तो आइए दोनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है बेरी गाजा बंदरगाह। जो बेरी गाजा है ना, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। पश्चिम तट है, इस ओर को हम कहते हैं पश्चिम और इस ओर हम कहते हैं पूर्व, और समुद्र का किनारा जो है इस ओर को, यहाँ पर पश्चिमी तट है और यहाँ पर ही बेरी गाजा बंदरगाह है। इसे भचोड़ के नाम से भी जाना जाता था और पश्चिमी एशिया का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। तो पश्चिमी एशिया में चाहे जितना भी व्यापार हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी वाले जहाज जो है वो आता है और पानी वाला जहाज रुकता है, वैसे क्षेत्र को हम बंदरगाह कहते हैं। अब बंदरगाह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उस समय लंबी दूरियों को तय करने के लिए पानी वाले जहाज को महत्वपूर्ण समझा जाता था, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ से मदिरा, शराब, तांबा, मूंगा, पुखराज, शिलाजीत, कांच, सोने, चांदी, इन सभी मुद्राओं, ईशानी सोने चांदी की मुद्राओं आदि चीज़ का आयात किया जाता था। आयात का मतलब दूसरे देश से लाया जाता था। यहाँ से मसाले, हीरे, नील, रत्न, नीलम लिखा गया। कछुए की पीठ, कछुआ नहीं बल्कि कछुए की पीठ की हड्डी, कछुए की पीठ की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उनका कोई उपयोग होता होगा, तो उनका यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो देखिए, याद रखिएगा, पुराने समय से ही भारत से मसालों का निर्यात किया जाता था। हीरे वगैरह, नीलम वगैरह, रत्न वगैरह और कछुए की पीठ, इन सब का यहाँ से निर्यात किया जाता था और उधर से ये सारी चीज़ें आता था, जिसमें सोना और चांदी बहुत ही बड़ी मात्रा में आता था दूसरे देश से। इसलिए भारत में सोने, चांदी और इन सभी चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या की बहुत मात्रा बढ़ गया था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब हमसे आरंभिक काल के अन्य बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो आरंभिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय तो ज़्यादा बंदरगाह का विकास नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, तब भी कुछ नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए थे उसे मुख्य रूप से बंदरगाह का कार्य करते थे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में लिखा हुआ है, आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की प्रयोग की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व वर्ष पहले हो चुका है। देखिए, यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा था और शुरुआत में लिखा था लोहे का कृषि में प्रयोग 1000 वर्ष पहले होने लगा था। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों अलग बातें लिखी गई है। तामिल साहित्य किताब का नाम है संगम साहित्य, ठीक है, तामिल में लिखा गया है। इसकी रचना 2300 ईसा साल पहले हुई थी, यानी 2300 साल पहले ही इस किताब को लिखा गया था। कुषाणों की राजधानी की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। कुषाण जो शासक थे, उन्होंने जो राजधानी बनाया था वो आज से 2000 साल पहले किए थे। आइए, एक और स्थान है और इस स्थान का नाम है अरिकामेड्डू। अरिकामेड्डू जो है वो सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो अरिकामेड्डू जो है एक ऐतिहासिक स्थल है और यह स्थल पुडुचेरी एक स्थान है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ से 3 किलोमीटर अगर आप दक्षिण में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा अरिकामेड्डू। तो आइए मैप में थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर है पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, और यहाँ से ही कहीं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर अगर आप आइएगा तब आपको वो स्थान मिल जाएगा। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अरिकामेड्डू पूर्वी समुद्री तट पर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगर था। तो अरिकामेड्डू भी एक तरह का क्या था? बंदरगाह था, जो कहाँ पर मौजूद था? पूर्वी समुद्री तट पर मौजूद था। और ये कैसा व्यापारिक बंदरगाह था? कैसा बंदरगाह था? तो व्यापारिक बंदरगाह, यानी कि इससे केवल और केवल व्यापार होता था और ये बिल्कुल ही समृद्ध था। समृद्ध का मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके साथ व्यापार होता होगा, कम व्यापार नहीं होता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1945 ईस्वी में यहाँ के कुछ स्थानों का उत्खनन किया गया, यानी कि यहाँ पर खुदाई की गई और यहाँ से रोमन ग्लास यानी रोमन साम्राज्य का ग्लास मिला है, रोमन साम्राज्य का लैंप इत्यादि सामान प्राप्त हुआ। इससे क्या पता चल रहा है? इसे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के लोग यहाँ पर वस्तुओं को बेचते होंगे और यहाँ से कुछ वस्तुओं को खरीद करके ले जाते होंगे, तभी तो व्यापार एक जगह से थोड़े होता है, कई जगह से होता है। उत्खनन से प्राप्त सामानों के आधार पर अरिकामेड्डू में चीन का सामान मिला है, मलाया का सामान मिला है और रोम का सामान मिला है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से हमारा व्यापारिक संबंध था। अरिकामेड्डू को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पेडॉक नाम से जाना जाता है। तो ये किताब है, किताब का नाम फिर से पढ़ देते हैं।
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मतलब समुद्र होता है, ठीक है, एरिथ्रियन सी लिखा गया है। तो ये किताब लिखा गया था। इस किताब में जो अरिकामेडू है इसको पेडॉक कहा गया है। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था बल्कि यहाँ से रोमन निवासियों के पसंद की वस्तुओं का भी निर्यात किया जाता था, यानी जो वो उसे पसंद था उन वस्तुओं का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तनों, माला के दानों, कांच, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष हमें मिले हुए हैं। यहाँ प्राप्त अधिकांश सोने के सिक्के रोमन शासक ऑगस्टस, रोमन का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम है ऑगस्टस, तो उनके बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं और बहुत सारे जो है मुद्रा मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारा जो संबंध है उससे कहीं बहुत ही बेहतर था। एक और यहाँ पर राजा का नाम लिखा है टाइबेरियस, ये भी रोमन साम्राज्य का ही राजा है, तो उन्हीं के समय का सिक्का हमें मिला है, जिससे प्रतीत होता है कि रोमन लोग माल का मूल्य स्वर्ण मुद्राओं में चुकाते थे। इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के लोग जो हमारे देश में आते थे तो वो पैसे नहीं बात दे पाते थे बल्कि सोने के पैसे ही देते थे। तो आपको समझ में आ गया कि भारत में केवल उस समय, पुराने समय में सोने के सिक्के ही आते थे और धीरे धीरे हमारे पास सोना बढ़ता चला गया और हम सोने की चिड़िया कहलाने लगे। वैसे हमारे पास पहले से भी सोना था, हम पहले से ही सोने की चिड़िया थी, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे पास बाहरी सोना आने लगा कि और ज़्यादा हो गए। और यही चीज़ अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं हुआ और अंग्रेज़ जो है मसालों की खोज करते हुए हमारे देश आए और हमारे यहाँ के सारे सोने ले गए और इसके लिए हमें गुलाम भी बनाया था। अब आइए यहाँ पर सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल लिखा है कब्र को ग्रेव कहते हैं। हलवाहो का मतलब प्लग मैन होता है यानी खेती करने वाला। सिक्के को कॉइन्स कहते हैं, गहने, ज्वेलरी। वलय कूप, रिंग जैसा वेल। नगर को हम लोग कहते हैं सिटी। सवाल जवाब जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या समझा और क्या नहीं समझा। सवाल लिखा है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? लगभग जो 1000 जो है ईसा पूर्व पहले हो चुका था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्लला कहा जाता था, वेल्लला। अगला सवाल है कि अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में हमें क्या मिला है? तो दिल्ली में वलय कूप मिला था, जैसा कि मैंने बताया था आपको। रोपड़ जो है राजस्थान में है, राजस्थान, इसको याद रखिएगा। अरिकामेडू प्राचीन क्या है? बंदरगाह था, बंदरगाह जहां से वस्तुओं को आयात और निर्यात किया जाता था। ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? जिनके पास ज्यादा जमीन था, जो बड़े भूस्वामी थे, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। संगम साहित्य किसे कहा जाता है? तो तमिल में लिखी गई एक साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा जो है वो कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए प्रसिद्ध है। अरिकामेडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, ये कैसे पता चलता है? तो रोम की बहुत सारी चीजें मिली है और साथ ही साथ हमें रोम से मिले हुए सिक्के मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अरिकामेडू का संबंध रोम से था। लिखा है बेरी गाजा किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था? तो बेरी गाजा किन किन उद्योगों के लिए? यहाँ पर रत्न मिलते थे, यहाँ से जो हीरे वगैरह आयात निर्यात किया जाता था, तो इन सभी उद्योग होगा तभी तो इसका आयात निर्यात किया जाता होगा। क्योंकि देखिए बेरी गाजा के बारे में हम लोग क्या पढ़े? बेरी गाजा के पढ़े में यहाँ पर तांबा, मूंग, पुराखाद, शिलाजीत, कांच, सोने, इन सभी चीज़ों का आयात निर्यात होता था। तो यहाँ पर इन सभी का उद्योग होगा तभी यहाँ से आयात निर्यात होता था। ओके, मसाले यहाँ पर होते थे तो मसालों का भी यहाँ पर उत्पादन होता होगा। अगला जो सवाल है वो चर्चा करने वाला है, तो इन सवालों पर आप खुद चर्चा कीजिए कि अगर बेरीगाजा बंदरगाह नहीं होता तो व्यापार कैसे होता, और तमिल साहित्य शिल्पादिकारम एक महाकाव्य था कैसे, और मथुरा को कुषाणों ने दूसरी राजधानी क्यों बनाई। तो ऐसे सवालों के जवाब अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आगे आने वाले बुक्स जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने से थोड़ा चर्चा कीजिए और दिमाग लगाइए कि इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं लिख पाते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे इन सवाल का जवाब चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। और अभी क्लासेस डाउट्स में मैं क्या करता हूँ वैसे ही सवाल जवाब लिख करके अपलोड करता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपका कोई भी तरह का सवाल और जवाब नहीं रहे। ऐसे ही सैकड़ों सवालों के जवाब मैं पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आप उन सवालों का जवाब देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स और सब्सक्राइब कीजिए मेरे नए चैनल को। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है और मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। कहीं भी आपको कोई समस्या है, डाउट है या कोई ऐसा शब्द आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। और आने वाले वीडियोज़ में कुछ अगर सुधार चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बोलिएगा ताकि हम उसमें सुधार करें। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।